नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एलन मास्क दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बने हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्विक रिविजन्स की तरफ। भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CSIR द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में इसे स्थापित किया गया है। भारत ही में 13वीं नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में इन प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में इसे स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना किस वर्ष से पहले शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने पर काम कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 2023। हाल ही में पहली बार रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सेवा का मार्ग क्या होगा? तो इस सेवा का मार्ग होगा बेंगलोर सोलापुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर माह में इसे मनाने की घोषणा की गई है। किस संस्थान ने मैडबोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे ने इसे विकसित किया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आते हैं सबसे अधिक नवीनतम प्रश्नों का समन्वय, साथ ही करंट अफेयर्स के क्विक रिविजन्स के साथ में। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा इसे कर्नाटक से जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में। देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है तथा यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के एजेंडे के अनुसार भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। इस अभियान का उद्देश्य देश की जनता के बीच भावनात्मक एकता के परंपरागत ताने बाने को और मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समृद्ध संस्कृति तथा विरासत, खान-पान, हस्तकला और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। आइए आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में अन्य बातें। तो कर्नाटक द्वारा कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया है जो कि सटीक जानकारी देता है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी कर्नाटक ने लॉन्च किया है तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क कर्नाटक में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में इस तरीके का निर्णय लिया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पहले बिजली चोरी पर थाने की शुरुआत की गई थी। इस थाने के खुल जाने से विद्युत अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं होगा। तो आपको याद रखना होगा इस तरीके का थाना मथुरा में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेनाती-कोला युग शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जिले में पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में इस तरीके के शिलालेख मिले हुए हैं जो है रेनाती-कोला युग के शिलालेख। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रेनाती चोल युग शिलालेख आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाए गए हैं। यह शिलालेख एक डोलोमाइट स्लैब और शेल पर पाया गया है तथा यह आर्कटिक तेलुगु में लिखा गया है। कहा जाता है कि यह शिलालेख 8वीं शताब्दी से संबंधित था तथा उस समय इस क्षेत्र में रेनाडू के चोल राजा महाराजा शासन करते थे। शिलालेख एक व्यक्ति सिधायु को उपहार दी गई 6 मार्टस, एक मापने की इकाई की भूमि के उपहार का एक रिकॉर्ड बताता है। शिलालेख को राज्य पुरातत्व संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF को संबोधित किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं USISPF के बारे में। तो यह गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में अमेरिकी भारत द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। यह इसका तीसरा संस्करण होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।
तीसरा नेतृत्व शिखर सम्मेलन जिसका शीर्षक यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है, जिसके बारे में वे मुख्य भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्नलिखित में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 नए खेलों को इसमें समायोजित किया गया है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी नौकरियों के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेलों को शामिल कर लिया है। आपको याद रखना होगा कि स्पोर्ट्स कोटा में 43 + 20 नए खेलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें मलखम, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी बास्केटबॉल, पैरालंपिक तथा पैराएशियाड खेल शामिल किए गए हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी ने जारी किया है। इसके पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेलों के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को किसकी आपूर्ति करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पिनाका के साथ यह किया गया है। आइए बताते हैं इसके बारे में। तो सरकार ने भारतीय सेना के आर्टिलरी के रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध किए गए हैं। परियोजना को 70% स्वदेशी सामग्री के साथ बाय इंडियन श्रेणी के तहत पूरा किया जाएगा तथा इन मिसाइलों को 2024 तक भारतीय सेना में शामिल करने की योजना है। पिनाका रॉकेट प्रणाली पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात की जाएगी। आइए आपको बताते हैं पिनाका रॉकेट प्रणाली के बारे में। तो यह एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है जो 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेटों को सैल्वो को आग लगाती है। डीआरडीओ ने पिनाका के कई नए रॉकेट सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 175 गीगाबाइट स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य में सौर ऊर्जा का कितना योगदान होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 100 गीगाबाइट का योगदान होगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। बिजली में पैन इंडिया ग्रीन टर्म्स ओवरहेड मार्केट को बिजली और नए और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा शुरू किया गया है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में अन्य बातें। वर्तमान में सरकार ने 2022 तक 175 गीगाबाइट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। इस 175 गीगाबाइट लक्ष्य में 100 गीगाबाइट सौर ऊर्जा होगी और 60 गीगाबाइट पवन ऊर्जा होगी। साथ ही 10 गीगाबाइट बायो पावर से आएंगे और 5 गीगाबाइट छोटे हाइड्रो पावर से आएंगे। 8 नवीनीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों के में तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आप सभी को इन 8 नवीनीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों के नाम याद रखने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगा में से एक की खोज की है? इसका सही उत्तर होगा भारत ने इसकी खोज की है। IUCAA के निर्देशक डॉक्टर सोमक राय चौधरी के अनुसार यह खोज इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधकार के युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगी? तो आपको याद रखना होगा कि इसका नाम है चेतन चौहान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके नाम पर यूपी सरकार एक सड़क का नाम रखेगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। यूपी सरकार चेतन चौहान के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगी। ये यूपी में कैबिनेट मंत्री और एक क्रिकेटर थे। दिवंगत चेतन चौहान के नाम पर एक सड़क का नामकरण करने की घोषणा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू करते समय की गई थी। इस योजना के तहत यूपी के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना से लाभान्वित होंगे। इन सभी के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रेल मंत्री ने DFCCIL की प्रगति की समीक्षा की। DFCCIL कहां पर कब संगठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इसे 2006 में बनाया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में अन्य बातें।
तो भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड, जिसे DFCCIL भी कहा जाता है, कि प्रगति की समीक्षा रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई थी। उन्होंने परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए कुछ उपाय सुझाए तथा सुझाए गए उपायों में से एक सभी ठेकेदारों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक साप्ताहिक बैठक है। उन्होंने DFCCIL द्वारा रियल टाइम किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया है। आइए आपको बताते हैं DFCCIL के बारे में। तो इसे 2006 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। यह समर्पित माल गलियारों के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाता है। यह समर्पित माल गलियारों का निर्माण, रखरखाव और संचालन भी करता है। आइए आपको बताते हैं भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड की योजना के बारे में। तो ये लुधियाना से स्टार्ट होकर के आप इस गलियारे को देख सकते हैं, जो वेस्टर्न DFES, ईस्टर्न DFS और ईस्ट कोस्ट DFS के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर साउदर्न DFS को भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अन्य साउथ DFS को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईस्ट वेस्ट DFS को आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो आपको इन्हीं सब DFS के बारे में जानकारी होना चाहिए कि यह किन किन शहरों को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैलाश मानसरोवर के पास किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में इस तरीके की मिसाइल स्थापित की गई है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में गतिरोध को लेकर भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने एक झील के पास सतह से सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल को स्थापित किया है, जो कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है। मिसाइल DF-21 चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर के पास चलाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की? तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया ने हाल ही में इस पर चर्चा की है। भारत और नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक, रक्षा, सुरक्षा तथा विकास सहायता और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की है। रक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत और नाइजीरिया का व्यापक सहयोग है। अब रक्षा उपकरण सहयोगों, चिकित्सा और रखरखाव सेवाओं तथा आतंकवाद व उग्रवाद से मुकाबला के लिए शोध और विकास विशेषज्ञताओं को साझा करने जैसे नए क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रहा है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति भारत नाइजीरिया की अगली बैठक इस वर्ष के अंत में होगी। आइए आपको नाइजीरिया का मैप बताते हैं। तो आपको मैंने कल भी नाइजीरिया के विषय में बताया था। तो अफ्रीका में नाइजीरिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना होगा कि 0 डिग्री नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरता है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा की लोकेशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ की मुख्य नदी नाइजर के विषय में भी मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ पर गोल्ड ऑफ स्लेवरी के कोस्ट पर मिलती है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में लागोस का नाम आपको याद रखना चाहिए। साथ ही इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके इस पड़ोसी देशों में बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून इसके पड़ोसी देश हैं। साथ ही आपको मैंने बताया था कि चाड लेक के बारे में आपको जरूर याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव को फिर से इसमें शामिल किया गया है। आइए मैप में देखते हैं मालदीव की लोकेशन। तो आप सभी यहाँ पर मालदीव की लोकेशन देख सकते हैं, भारत से किस दिशा में मालदीव है। साथ ही मालदीव की राजधानी माले की लोकेशन आपको याद रखना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मालदीव से इक्वेटर होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में राजीव कुमार ने अपना कार्यभार संभाला है। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा वह फरवरी 2020 में वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। फिर उन्होंने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक अध्यक्ष सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के रूप में कार्य किया है। उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है, जिन्होंने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए इस्तीफा दिया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है तथा दूसरे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख रूप से किसने प्रभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में AS शर्मा ने यह पदभार ग्रहण किया है। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। तो वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एडमिरल के ने भारतीय नौसेना में जहाज विंध्यगिरी, राणा, कृष्णा, मैसूर में विभिन्न क्षमताओं के जहाजों पर सेवाएं दी है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अवीक सरकार को हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो आनंद बाजार समूह के एडिटर एमिरेट्स एवं उपाध्यक्ष अवीक सरकार को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निर्देशक के रूप में भी काम किया है। वर्ष 2003 में एबीपी समूह द्वारा स्टार न्यूज के अधिग्रहण में उनकी अहम भूमिका रही है। 2009 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। वह पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा लीसा सिंह को हाल ही में भारतीय मूल का राजनीतिज्ञ है, उन्हें व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। आइए बताते हैं इसके बारे में अन्य बातें। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्री मैरिस पायने के मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब को पुनर्नियुक्त किया गया है। लेबर पार्टी की पूर्व सेनेटर लीजा सिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पाइस जेट। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों के लिए मदद करेगा। स्पाइस जेट के बारे में बताते हैं तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा करण जौहर ने यह किताब लिखी है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा आज का चैनल पसंद आया है और आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।